नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनाने का सामान्य नियम। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष करके वीडियो है जिनका संस्कृत विषय है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, अगर बहुत सारे विद्यार्थी को संस्कृत विषय से काफ़ी ज़्यादा डर होता है, हेजिटेशन होता है कि संस्कृत हमको समझ में नहीं आती है, तो मेरे दोस्त आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी लोगों को लेकर के बिल्कुल बेसिक स्तर से चलूँगा, बिल्कुल ही जीरो लेवल से और हाई लेवल तक आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनाना सिखाऊंगा, प्लस आपको बुक भी आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो आप सभी लोगों को ये क्लास शुरू हो गया है और आज से आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप सभी जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनाने का नियम को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनाने का जो सामान्य नियम आप सभी के अंतर्गत दिया गया है और आप सभी के समक्ष दिया गया है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता को समझेंगे, उसके बाद से क्रिया को समझेंगे, उसके बाद से पुरुष और वचन को समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया गया है कि काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे कि राम हंसता है, रोशन खेलता है, तो वाक्य में कौन लगा करके आप यदि प्रश्न कर लेंगे तो कर्ता की पहचान हो जाएगी। जैसे कि रोशन खेलता है तो कौन खेलता है, तो उत्तर आएगा आपका कि रोशन, तो रोशन आपका हो जाएगा कर्ता। राम हंसता है, कौन हंसता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा राम, तो राम हंसता है। तो मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा कि कर्ता कारक क्या होता है, यानी काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे तो वाक्य में काम का करना या होना समझा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में काम का करना या होना समझा जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, हंसना, खेलना, उठना, गाना, रोना, दौड़ना इत्यादि। जैसे आप सभी देखेंगे ना कि जितना भी क्रिया होता है उसके अंत में ना होता है। जैसे कि पढ़ना ना आ रहा है, हंसना ना आ रहा है, खेलना ना आ रहा है, उठना ना आ रहा है, गाना ना आ रहा है, सोना ना आ रहा है। तो ऐसे आमतौर पर कह दिया जाता है कि जिसके अंत में ना देखिए उसे क्रिया समझ जाइए। लेकिन मेरे दोस्त, ये 100% बात सही नहीं है। जैसे कुछ अपवाद में होते हैं, जैसे कि लुधियाना, इसके अंत में भी ना है, ये आपका क्रिया नहीं है। पटना के अंत में भी ना है, इसके अंत क्रिया नहीं है। अपना के अंत में भी ना है, लेकिन ये क्रिया नहीं है। कोरोना के अंत में भी ना है, लेकिन ये क्रिया नहीं है। समियाना, इसके अंत में भी ना है, लेकिन ये क्रिया नहीं है। अब आते हैं पुरुष के बारे में। तो संस्कृत में पुरुष की संख्या 3 होती है। प्रथम पुरुष होती है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष की जो संख्या होती है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद से वचन की बात आती है। तो संस्कृत में वचन की जो संख्या होती है, तो संस्कृत में वचन की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? संस्कृत में वचन की संख्या जो होती है वो 3 होती है। वो होता है आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे दो संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग अनुवाद के नियम पर कि अनुवाद का नियम क्या कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्ता यदि आपका प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन का करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप सभी हमारे चैनल पर अभी तक टिके हुए हैं, अभी तक रुके हुए हैं, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखेंगे और आप बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और मन लगाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग, यदि आप शुरू से लेकर कंटिन्यू तक आप बिल्कुल ही आदि से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी संस्कृत में अनुवाद बनाते समय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, अब देखते हैं यहाँ पर जो संस्कृत का जो कर्ता जो यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम पुरुष में आपका दिया है सह, तौ, ते। ध्यान से आप सभी देखेंगे जो प्रथम पुरुष में जो आपका दिया गया है सह, तौ, ते, तवम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम और वयम दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे सह, तौ, ते, तवम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। और सारा का सारा यहाँ पर हिंदी भी आप सभी को लिखा गया है कि सह मतलब वह होता है, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तवम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम माने हम दोनों, और वह मतलब हम लोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो दिया गया है सारा जो कर्ता का जो अर्थ दिया गया है कि सह मतलब वह होता है, तौ मतलब वे दोनों होता है, ते मतलब वे लोग होता है, तवम माने तुम होता है, युवा माने तुम दोनों होता है, और युवा मतलब तुम लोग होता है, अहम मतलब मैं होता है, आवाम माने हम दोनों, और वह मतलब हम लोग।
और यहाँ पर देखेंगे जब भी हम लोग अनुवाद बनाते हैं तो उस समय हम लकार को देखते हैं कि लकार कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त ये याद रखेंगे, और बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि कुल लकारों की संख्या कितनी होती है। तो कुल लकारों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, लेकिन वर्ग दशम तक के सिलेबस में हमको 5 लकार ही पढ़ना होता है। कितना लकार पढ़ना होता है? 5 लकार को ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखेंगे कि संस्कृत में कुल लकारों की जो संख्या होती है वो होती है आपका 10, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में हमको 5 लकार को ही पढ़ना है, ठीक है। वो कौन कौन सा लकार है? तो वो आपका लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, लिरिट लकार यानी भविष्यत काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल होता है, लोट लकार यानी कि अनुज्ञा आदेश के अर्थ में होता है, विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम लकार को जब हम पढ़ लेते हैं तो लकार के बाद से अब यहाँ पर आता है कि हम लोग लट लकार को शुरू करते हैं। तो लट लकार को जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो लट लकार को शुरू करेंगे उससे पहले यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन शायरी आपको बता देता हूँ कि मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए, मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए, और जीत हो या हार मंजूर होनी चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, जीत हो या हार मंजूर होनी चाहिए। अब चलिए मैं आप सभी लोगों को लट लकार की तरफ लेकर के चलता हूँ कि लट लकार माने वर्तमान काल होता है, और लट लकार वर्तमान काल का ये जो प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय की सहायता से हम लोग दुनिया का कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। कोई भी धातु रूप हम लोग तैयार कर सकते हैं, किस में? सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में। जैसे आपका दिया है ती, तह, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवह, आम, ये दिया है ना। तो इसी के सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो इसके सहायता से हम लोग जो बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठाव, पठामा, यहाँ पर दिया गया है। हंस का यदि आप बनाना चाहें, हंस मतलब होता है हंसना, तो हंस का दिया गया है तो हंसती, हंसता, हंसंती, हंससी, हंसता, हंसत, हसामी, हसावा, हसामा। अब आते हैं हम लोग अनुवाद किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अनुवाद बनाने का कि मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दोस्त मैं का जो संस्कृत होता है वो होता है अहम। यहाँ पर आप सभी देखेंगे मैं का संस्कृत होता है अहम। अहम होता है ना, अहम मतलब मैं होता है। और अहम का पुरुष और वचन यदि आपसे पूछा जाए तो अहम का पुरुष और वचन उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो ये अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो इसके साथ यदि आप जब क्रिया भी दीजिएगा तो यानी जो आप क्रिया दीजिएगा, क्रिया कहने का मतलब यानी कि जब आप धातु रूप दीजिएगा तो आप उत्तम पुरुष एक वचन का ही दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे उत्तम पुरुष एक वचन में आपका धातु रूप क्या है? तो उत्तम पुरुष एक वचन में ये जो धातु है वो है पठामी। इसीलिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ है अहम पठामी, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, गहन से देखिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। नहीं आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझ में बिल्कुल आएगा और आएगा ही, ठीक है। अगला है कि सोहन खेलता है। तो सोहन में बाबू प्रथमा विभक्ति होता है। तो सोहन का होता है जैसे सोहना हो गया, और खेलती यानी प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसमें भी आपका खेलती प्रथम पुरुष एक वचन है। जैसे यहाँ पर देखिए हंसती, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में है तो खेलती भी हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष एक वचन का ही हो जाएगा। जैसे खेलती यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला जो है आपका कि महेश पटना जाता है। तो महेश पटना जाता है तो महेश का आपका महेशा हो जाएगा, और पटना का पाटलिपुत्रम होता है, और गच्छति यानी कि जाता है। उसके बाद से सोहन यहाँ आता है तो सोहना अत्र आगच्छति हो जाएगा। वह पानी पीता है तो स जलम पीवती। मदन और रतन यहाँ पढ़ते हैं तो मदन च रतन अत्र पठत। संतोष कब लिखता है तो संतोष कदा लिखती। संतोष पत्र लिखता है तो संतोष पत्रम लिखती। आगे जो दिया गया है कि संतोष किताब नहीं पढ़ता है तो संतोष पुस्तकम न पढ़ते। मोहन गीत गाता है तो मोहनम गीत गाते। मोहन गीत गायन्ति। तुम यहाँ पुस्तक लिखते हो तो तुम अत्र पुस्तकम लिखती। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये रहा है आपका लट लकार, यानी कि वर्तमान काल में अनुवाद को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और वर्तमान काल में धातु रूप को कैसे हम लोग याद करते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सारा चीज़ आप सभी लोग यहाँ पर जाना था। आप सभी लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखा हुआ है, और पार्ट 1 किसका है? आपका लट लकार का है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। किसी भी तरीके से कोई भी कठिनाई समझने में नहीं आई होगी। अगर कठिनाई समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि और बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को अच्छे कंटेंट ला करके समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरे दोस्त अगले वीडियो का आप इंतज़ार रखेंगे। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।